हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो एनटीए नेट का एग्जाम है हमारे आसपास ही आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, जो एनटीए नेट का जो सिलेबस होता है और वो इतना कंफ्यूजिंग होता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम दे लेते हैं, एक बार देते हैं, दूसरी बार देते हैं, हर बार वो असफल होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आता कि मैं असफल क्यों हो रहा हूँ। और मुझे इस बात का जो एक फीडबैक स्टूडेंट से मिला है, वो एक बात का अंदाजा मैंने लगाया कि जो स्टूडेंट है वो जो एग्जाम का जो सिलेबस है उसी से गो थ्रू नहीं होता, उसी से वो सिलेक्ट नहीं कर पाता कि मुझे क्या पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे एनटीए नेट का एग्जाम दे, कोई भी टीचिंग से जुड़ा है कोई भी एग्जाम दे, अगर हिस्ट्री में जो इंडियन हिस्ट्री है सबसे बेस्ट टॉपिक आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं। और एनटीए नेट के लिए स्पेशल मैं ये कहूंगा, अगर अच्छे से देखिए, जो करें सही से करें, जो करें पूरा करें, उसको बीच में ना करें। तो ये 50 टॉपिक का आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि इन 50 टॉपिक से कम 70 क्वेश्चन एनटीए नेट के एग्जाम में आएंगे। 70 क्वेश्चन एनटीए नेट के एग्जाम में आएंगे। तो उसमें आपको पढ़ना क्या है? केवल 50 टॉपिक। तो आज हम एक एक टॉपिक को देखेंगे, तो ये वीडियो पूरा आपको देखना है। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आज हम कितने टॉपिक की बात करेंगे? 50 टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं। हिस्ट्री का जो 50 टॉपिक है उसकी बात हम एनटीए नेट के लिए करने वाले हैं, जो एनटीए नेट का एग्जाम है हमारा। और अगर आपने 70 मार्क्स ले लिया तो आप ये मान के चलो, 70 मार्क्स का क्या मतलब होता है? 70 मार्क्स का मतलब होता है कि आप जीत गए बाजी को, है ना, क्योंकि 60 के प्लस तो जेआरएफ के लिए हम मूव कर जाते हैं। तो अगर आपको पूरा जेआरएफ चाहिए तो आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला हमने जो टॉपिक लिया है वो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो कहाँ से लिखे गए हैं, पूरा हिस्ट्री को कहाँ से लिखा गया है। एंशिएंट का जो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री है उसको मैंने फर्स्ट टॉपिक का नाम दिया है। इसमें सोर्सेज है वो दो तरह के होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, हमारे पास जो भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं उसमें कॉइन्स हैं, अभिलेख हैं, टूल्स हैं, जो भी जिनको हम टच कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर है जो हमारे पास। उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है लिटरेरी सोर्स। जितने भी उस समय के हमारे पास बुक्स हैं, वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, नॉन ब्राह्मण ग्रंथ है, लौकिक ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ हैं, तो बुक्स हैं हमारे पास जितने भी, तो उनके बारे में ये दोनों चीज़ें आपको एक एक करके पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो सेकंड मैंने टॉपिक लिया है, मैं बिल्कुल टॉपिक के ऊपर ही बात करूंगा और इन टॉपिक पर मैंने अपने कोर्स में हर टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल से वीडियो भी बनाया है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है स्टोन एज। स्टोन एज से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है हर बार, एक बार तो 3 to 4 भी आ जाते हैं, लेकिन आप 2 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं स्टोन एज से हर बार आते हैं। स्टोन एज सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो मैंने लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हर बार 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 2 क्वेश्चन का मार्जिन यहाँ से भी रहता है। 2 क्वेश्चन का मार्जिन का मतलब है कि आप यहाँ तक ही 4 से 5 क्वेश्चन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं बार बार और ये कहते हैं कि देखिए सर कहाँ से पढ़ें ये, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता कि एंशिएंट को कहाँ से पढ़ें। तो इंडस के बाद हमारे पास जो टॉपिक है हमारा वो है वैदिक एज। वैदिक एज में हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक तो ऋग्वैदिक एज और एक उत्तर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल, है ना। इसमें हम 1000 से लेकर 600 BC की बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सारे वेदों को, पुराणों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, आर्णक को, सभी को हम इसमें डिटेल से इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम उसके बाद हमारी आती है वैदिक एज, आर्यों का आगमन, आर्यों के आगमन से जुड़ी हुई सभी थियरी हमको। देखिए टॉपिक को आप कॉपी पे लिखें और उसके नीचे इसी तरह से डिटेल में चीज़ों को बनाएं। किसी भी टॉपिक को 1 by 1 टॉपिक को पढ़ें। ये नहीं कि एक टॉपिक को वैसे पढ़ लिया उसके बाद आगे चल दिए। अच्छे से करो, उसका MCQ भी लगाओ, उसका पूरा डिटेल भी पढ़ो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है उत्तर वैदिक के बाद हमारे पास जो आता है एक्सपेंशन ऑफ स्टेट, यानी महाजनपदा। महाजनपदा 16 महाजनपद हैं जिनका हमें पता चलता है अंगुत्तर निकाय से और
जो भगवती सूत्र से हमें इनके बारे में पता चलता है। 16 महाजन पद, उनकी कैपिटल्स, ठीक है, 16 महाजन पद हैं, उनकी कैपिटल्स हैं। अब की बारी कैपिटल आई हुई थी, तो उनके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। उनके जुड़े शासक, मगध ने कैसे धीरे धीरे सभी जो ये थे महाजन पद थे उनको कैसे हड़प लिया, वो बात इसमें हमने एक एक करके जानना है। उसके बाद हम जो अगला जो टॉपिक हमारे आएंगे, इसी दौरान उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि जो धर्म है वो जो वैदिक जो धर्म था वो उसमें रिजिडिटी आ गई थी, तरह तरह के कर्मकांड आ गए थे। उसके जवाब में जैनिज्म, बुद्धिज्म और अदर जो तरह के कई तरह के सेक्ट, सैविज्म, कई तरह के सेक्ट इस दौरान आए, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म और बुद्धिज्म से हर बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो ये दो इनमें सबसे पहले जैनिज्म और बुद्धिज्म को इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये 6 टॉपिक था हमारा। उसके बाद हमारा जो आता है राइज ऑफ मगधा, कैसे मगधा महाजन पदों को अपने अंदर सभी को मिला लेता है और उसका एक राइज होता है, मगधा का कैसे राइज होता है वो पढ़ना है। और उसके बाद मगधा का राइज और मगधा के बाद हमें इसी समय ग्रीक इन्वेजन, यहाँ पर ग्रीक का जो आक्रमण होता है और अंडर द अलेक्जेंडर, सिकंदर के अधीन जो आक्रमण होते हैं उनके बारे में हम विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है 8 जो हमारा टॉपिक है वो मौर्यन का आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद अशोका का मेन अचीवमेंट, अशोका के बारे में हर बार आपको क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद हमारा ये टॉपिक रहेगा, अशोका के ऊपर हमें चीज़ों को पढ़ना है। देखिए ये टॉपिक ऐसे हैं, इनमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टॉपिक को इतने से देखिए कम एरिया में अगर हम अपना वो करना चाहते हैं तो उनको बहुत अच्छे से हमें कवर करना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक देखिए हमारे पास, अगला टॉपिक है हमारा पास डिसोल्यूशन ऑफ मौर्यन एम्पायर और एमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट, कि जो मौर्यन एम्पायर का जो पतन हुआ उसके बाद जो मौर्योत्तर जो स्टेट यहाँ पर आए उनके बारे में हम बात करेंगे। रीजनल स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम कुषाण काल तक की इसमें लेके चलेंगे। और उसके बाद पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर है ना, पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर में हम जो बात करेंगे उसमें 3 तरह के स्कूल की हम मेनली बात करते हैं। 3 तरह के हमारे स्कूल हैं, वो गंधारा है, मथुरा है और अमरावती स्कूल है। इनके बारे में हम बात करेंगे। ये 2 स्कूल ये कुषाणा के काल में, कनिष्क के काल में शुरू होते हैं, ये सातवाहन का स्कूल है। इनके बारे में हम डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक आपको बहुत डिटेल में ही पढ़ने पड़ेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल में जाकर। उसके बाद आता है हमारा गुप्ता एज। अब की बार जो एनटीए नेट का एग्जाम हुआ था 2020 का, उसमें गुप्ता एज से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो गुप्ता एज को भी आपको ये मान के चलिए कि गुप्ता एज का ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। गुप्ता एज में जो भी कुछ दिया है ना, उनके शासकों के जो संधि हैं, उनके जो कोइंस हैं, उनके जो लैंड ग्रांट्स देने के तरीके हैं, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। वो गुप्ता का आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैंने गुप्ता इसमें इसीलिए लिखा है कि ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। उसके बाद जो हमारा आता है गुप्ता के बाद हमने हर्ष को लिया है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर आता है। हर्ष, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा हमने इसको बड़ा नहीं किया है। इसके बाद ये हमने यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद हम जाते हैं किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जो किंगडम्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हम चोल के बारे में बात करेंगे। चोला को हमने पढ़ना पड़ेगा, पाल को हमने पढ़ना उसको सॉरी पाल को वो पल्लव को हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। चालुक्य को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चालुक्य को, जितने भी राष्ट्रकूटा को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इससे ही, इन्हीं 2 से हर बार ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो चोल और पल्लव से, इनको सारी डायनेस्टीज को हमें पढ़ना इसमें पड़ेगा। इनकी जो कल्चर है, इनकी जो कला है, कला के बारे में इनमें मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो कला के बारे में आते हैं, और या फिर इनके शासकों की क्रोनोलॉजी इसमें आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रहता है किंगडम ऑफ जो ईस्टर्न इंडिया है, इसमें पाल और सेन के बारे में, ये 2 ही डायनेस्टी बंगाल की उस समय की आती हैं। ये कह लीजिए कि पूर्व मध्यकाल का ये
जो समय है। ठीक है, तो ओनली 14 टॉपिक हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से होते हैं। 14 टॉपिक भी अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से नहीं पढ़ सकते तो हमें कोई हक नहीं है कि हम एनटीए नेट का एग्जाम है उसको क्रैक करने की बात करें। तो ये हमारे जो टॉपिक थे वो किसके थे, एंशिएंट के। अब हम आते हैं मेडिवल पे। तो मेडिवल भी हमने इसी तरह बनाया है। तो मेडिवल में भी सबसे पहले वही टॉपिक आता है कि सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। जो सोर्सेज हैं हमारे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की उसकी बात करेंगे, उसमें भी वही आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स हमारे पास होंगे। लिटरेरी सोर्सेज में डिटेल से हमें पढ़ने पड़ेंगे कि लिटरेरी सोर्स में हम चचनामा से शुरू करके, किताबुल हिंद से शुरू करके, ताजुल मासिर, तबकाते नासिरी, बरनी की तारीख़ फिरोज शाही, सारी जो उसके बाद अमीर खुसरो की ढेर सारी मसनवीज है ना, उनके बारे में हम इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक से मेरा ये मानना है अगर हम इस सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लें, 3 से 4 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं मिलेंगे लेकिन रिलेट करते आपको जरूर मिलेंगे। उसके बाद अरब का जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट हुआ और अरब भारत में किस तरह से आए, 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम आता उससे लेकर हम गजनवी की बात करेंगे। गजनवी के बाद गजनवी के साथ जो अलबेरुनी है, अलबेरुनी से हर बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और गजनवी के से भी क्वेश्चन आने की संभावना, इन तीनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर उसके 5 वंश, ये 5 वंश मैंने दिए हैं, इनको एक एक करके हम इस टॉपिक में देखेंगे, है ना। तुर्क देखेंगे, खिलजी देखेंगे, तुगलक देखेंगे। तुगलक के बाद हमारे पास जो आते हैं सैयद आएंगे, लोधी आएंगे और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उस समय जो किस तरह के केंद्र में क्या व्यवस्था थी, प्रांतों में क्या व्यवस्था थी, लोकल लेवल पे ग्रामीण व्यवस्था क्या थी, किस तरह से प्रशासन चलाया जाता था, किस तरह के संगठन, प्रशासनिक संगठन उस समय थे। साथ में इकोनॉमी पढ़ेंगे, किस तरह की भू राष्ट्र व्यवस्था थी, किस तरह के उसमें सिक्के थे, किस तरह के कर लगाए जाते थे, किस शासक ने कौन सा कर लगाया, किसने कौन सा सिक्का चलाया, ये सारी चीज़ें इसमें ही हमें पढ़ना पड़ेगा। इन टॉपिक को आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल आपको चीज़ें मैंने संतुलित करके दिया है। पूरा आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी सारी इमारतों के बारे में बात करेंगे, उसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से लेकर और हम बिल्कुल मोट की मस्जिद तक इसमें बात हमें करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप खुद से सेल्फ स्टडी करके तैयारी करें या हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके तैयारी करें, लेकिन तैयारी करें। तैयारी से एग्जाम क्रैक होगा, विदाउट तैयारी एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। तो इसमें हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर पूरा ही, है ना, एक एक चीज़ को। उसके बाद हम सूफी की बात करेंगे, एक क्वेश्चन हर बार सूफी से आता है। सूफी सिलसिलों की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सूफी संतों की बात करेंगे, उनके टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, भक्ति मूवमेंट से भी हर बार एक क्वेश्चन आता है, ये सीधी ही बात है। उसके बाद हमारा विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था, इसके विजयनगर साम्राज्य के बारे में हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद हमारे पास बहमनी साम्राज्य आता है। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप मिस कभी नहीं कर सकते। किसी भी एग्जाम के, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या किसी भी लेक्चरर का एग्जाम हो कहीं भी पर भी, या एनटीए नेट का एग्जाम हो, आप इन टॉपिक को कभी मिस नहीं करेंगे। अगर मिस करेंगे तो आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद हम बहमनी के बाद जो दक्कन की 5 सल्तनतें बहमनी से निकलकर बनती हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार और बिदर, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें उनके बारे में बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन चीज़ों के बारे में हम बात करें। उसके बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक आता है, 23rd टॉपिक हमारा रहेगा मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में हम बात करेंगे, बाबर से शुरू करेंगे और सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, बाबर से लेकर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो एनटीए नेट का जो फेवरेट है वो जहांगीर रहता है, अकबर रहता है ना, उनका फेवरेट है। ये दोनों ही बाप बेटा उनके फेवरेट रहते हैं।
ठीक है। साझा से भी क्वेश्चन आता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन सबसे फेवरेट की बात करता हूँ। दिल्ली सल्तनत में खिलजी सबसे फेवरेट उनका रहने वाला है। उसके बाद औरंगजेब की हम बात करेंगे, औरंगजेब, और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद सूरी साम्राज्य, शेरशाह सूरी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके सुधार, इसको कौन भूल सकता है। अगर अकबर को समझना है तो शेरशाह सूरी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और मेडिवल के एक अलग तरह के प्रशासनिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको शेरशाह सूरी को पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, प्रोविंशियल लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, हर तरह से केंद्र में कौन से अधिकारी होते थे, प्रांतों में कौन से अधिकारी होते थे, किसने कब कौन से सूबे को बनाया, किसने किस सूबे का अधिकारी किसको बनाया, वो सारी चीज़ें हमें इस डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इन चीज़ों को आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, दूसरे के नोट्स पर ज़्यादा रिलाई मत कीजिए। इसके बाद हम मॉडर्न में जो बात करेंगे वो करेंगे 16वीं सेंचुरी टू 18वीं सेंचुरी। जो यूरोपियन कंपनी भारत में आई सबसे, चाहे उसमें पुर्तगीज हो, डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिशर्स हो, आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन रहे और इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपने केंद्र स्थापित किए, और इनका आपस में जो टसल चलता है, उसके बाद किस तरह से ब्रिटिश का आपस में कर्नाटक वार होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ब्रिटिश रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट, जो यहाँ पर उस समय राज्य थे, उनके साथ उनके रिलेशन पहले बंगाल के साथ उनके रिलेशन बने, प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, अवध के साथ अवध भी बक्सर के उसमें आ गया, उसके साथ बनारस की संधि होती है, फैजाबाद की संधि होती है, हैदराबाद के साथ सहायक संधि में किस तरह का रिलेशन हुआ, मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए, और पंजाब के साथ क्या रिलेशन इनके रहे, कर्नाटक 1849 में कर्नाटक को इन्होंने मिला लिया, वो चीज़ों को हमने, इनमें जो अव्यवस्था अंग्रेजों ने स्थापित किया और यहाँ पर अपनी सिस्टम को लागू किया, और उसके बाद जो टसल पैदा हुआ, क्या हुआ, 1857 हुआ। अब की बार 1857 उसको लेकर एक जो बुक लिखी गई है, उन पे क्वेश्चन आया था, या तो स्टेटमेंट आती हैं या बुक्स आती हैं, उनके ऊपर अब की बार क्वेश्चन पहले ही आया हुआ था, तो ये पढ़ेंगे। सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, हमें ऐसे पूरे टॉपिक को पढ़ना है। ये टॉपिक कहीं कहीं आपको दिए मिलेंगे, लेकिन आपको उसको एक कानून को पढ़ना है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1935 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें 1773 का आएगा, 1773 के बाद 84 का आएगा, सभी एक से लेकर वहाँ तक आपको 1813, 1833 है ना, 1853, उसके बाद 1858 में आया, उसके बाद 61, उसके बाद जितने भी ये एक्ट आते हैं 91, उसके 1909, 1919, 1935, सारे एक्ट में क्या क्या चेंजिंग आए, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये रही, आपको जर्नी को आपको एक एक चीज़ के साथ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारा गवर्नर जनरल को हमें पढ़ना पड़ेगा। इसको ये भी कह सकते हैं आप, इसको 1765 से भी शुरू कर सकते हैं, 1757 से भी शुरू कर सकते हैं, और 1947 यानी क्लाइव से लेकर आपको लॉर्ड माउंटबेटन तक पढ़ना पड़ेगा। किस तरह पहले बंगाल का गवर्नर होता था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, फिर वो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, वो किस तरह के, फिर वो वाइसराय बन गया, और किस तरह क्या रहा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इन्हीं 2 टॉपिक में आप ये मान के चलें 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इन्हीं 2 टॉपिक से, अगर आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो। उसके बाद हमें लैंड राइट पढ़ने पड़ेंगे और लैंड सेटलमेंट। यहाँ पर अंग्रेजों ने जो किए, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किया, महलवाड़ी, रैंतवाड़ी, उनसे क्या कंडीशन पैदा हुई, डी अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, इकोनॉमिक ड्रेन दादा भाई नौरोजी ने बताया, और वर्ल्ड वार और के बाद भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका सारा हम जहाँ से भारतीय नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म का इमरजेंस होता है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, कारखाना अधिनियम 1881 आया, 1891 आया, तो उनके सारा जो कारखाना अधिनियम आते हैं, अधिनियम के बाद कैसे यहाँ पर जो कारखाना अधिनियम के बाद फैक्ट्री अधिनियम आते पहले, उसके बाद 1916 में कारखाना अधिनियम आता है। वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, किस किस तरह के कानून में क्या क्या छूट हमें दी गई और किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया, फिर मजदूर आंदोलन क्यों हुए, मजदूर आंदोलन के मुख्य। उसके बाद ब्रिटिश की जो मॉनेटरी पॉलिसीज थी, बैंकिंग सिस्टम था,
और करेंसी जो सिस्टम अंग्रेज लेके आए, एक्सचेंज, रेलवे, फिर क्या रेलवे का क्या प्रभाव रहा, 1853 में शुरू किया। ट्रांसपोर्ट के जो शेरशाह सूरी मार्ग को ग्रांट जो जीटी रोड बनाया गया और दूसरे जो साधन ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई, ये चीज़ हमें इसमें पढ़ना है। कम्युनिकेशन, तार का जो डलहौजी ने सिस्टम शुरू किया, ठीक है, कलकत्ता से आगरा तक। उसके बाद टेलीग्राफ, पोस्ट टेलीग्राफ, ये चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। से भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। फेमिन्स, अकाल, एपिडेमिक्स, महामारी और की जो पॉलिसी हैं, कैसे अकाल आयोग बने, सारे अकाल आयोग हमें पढ़ना इसमें पड़ेगा। उसके बाद मूवमेंट होते हैं, ट्राइबल मूवमेंट हुए, जनजातीय विद्रोह हुए, किसान पीजेंट मूवमेंट हुए, वो एक एक चीज़ हमें ट्राइबल में हमें सभी जितनी ट्राइबल्स थी, जनजातीय जो विद्रोह थे, उन चीज़ों को क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ, 1813 में 1 लाख रुपए दिए गए। उसके बाद वो किस तरह से उसमें चेंज आया और 1947 तक क्या क्या चेंज इसमें आते रहे, उसके बारे में हम इसमें इंडियन रेनेसां, ब्रह्म समाज से लेकर जितने भी जो इसको कह सकते हैं जो 19वीं सदी थी, वो भारतीय पुनर्जागरण का काल था, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जितने भी सुधार हुए, किन सुधारों के लिए, महिलाओं के लिए और एजुकेशन के ऊपर किस तरह का काम सभी लोगों ने, जो ज़्यादातर ने काम किया वो एजुकेशन के थ्रू सुधार की बात कही, चाहे राजा राम मोहन राय हो, उसके बाद चाहे ज्योतिबा फुले हो, ठीक है, सभी, या जो साउथ वाले हैं, प्रार्थना समाज, डेक्कन सोसाइटी, है ना, जितने भी लोग हैं सभी ने क्या कोशिश किया कि एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी को बदला जाए, तो उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। 19वीं सदी का जितना भी इंडियन नेशनलिज्म रहता है। 43 जो हमारा टॉपिक आता है, द इंडियन प्रिंटिंग प्रेस, है ना। इंडियन प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन आपको हर बार मिलता ही है। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से डेफिनेटली मिलेगा, 2 भी मिले। अब की बार 2 आए हुए थे, एक तो कानून आए हुए थे, किस किस समय कौन कौन सा कानून आया, और एक जो अखबार थे, न्यूज़पेपर थे, उनको लेकर, पत्रिकाओं को लेकर एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कि भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसकी उत्पत्ति के क्या कारण रहे, उसमें सामाजिक सोशल जो एक्टिविटीज़ थी उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन था, समाज के लोग कैसे दुखी हुए और इकोनॉमिक रूप से कैसे लोग दुखी हुए। उसके बाद बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2 क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसमें 3 फेज में बांटकर आपको कांग्रेस को पढ़ना पड़ेगा। 1885 से उसके बाद 1905 से लेकर 1920, उसके बाद 1920 से लेकर गांधी का जो ईरा रहा उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद गांधी के अलग मूवमेंट को भी पढ़ना टॉपिक होगा। गांधी के जो मूवमेंट हैं सभी को असहयोग आंदोलन से, वहाँ से कहाँ से, चंपारण से शुरू करेंगे और उसके बाद सारे एक एक करके इस पे हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए जो बना उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या सिचुएशन रही, सुभाष को क्यों ये कदम उठाना। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चन अब की बार आया था, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ये 47 हमारा टॉपिक रहेगा। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के 3 क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान में रखना। 3 से 5 क्वेश्चन का संभावना लेके आप चल सकते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद के चैलेंज क्या थे क्वेश्चन के, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट की जो किन पॉलिसीज के तहत इंटीग्रेशन किया गया, क्या प्रॉब्लम रही, जूनागढ़ ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया, कश्मीर ने क्या किया, हैदराबाद ने क्या किया, तो सारे हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरह की लागू की गई, इकोनॉमिक पॉलिसी, और जो द प्लानिंग कमीशन आया वो पॉलिसी कैसे बनाई गई, उन चीज़ों को इसमें 48 टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ इशूज, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, ये आज़ादी के बाद की हैं, ये बहुत अच्छे से इसको हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रही, पंचशील का सिद्धांत नेहरू लेके आया। उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इमरजेंसी, लिबरेशन
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये 50 टॉपिक हैं दोस्तों। अगर उसके बाद आपका प्रश्न रहा होगा कि हिस्टोग्राफी तो सर ने बताया नहीं, हिस्टोग्राफी के लिए आप क्या करें, मेरे जो 2 से 3 क्लासेस बनाता हूँ मैं हिस्टोग्राफी के लिए, वो उसी में सारी हिस्टोग्राफी में कवर कर लेता हूँ, जो उसकी 10th यूनिट है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इग्नू का नोट्स पढ़ सकते हैं, है ना। इग्नू का नोट्स पढ़ें और मेनली क्या पढ़ें, उसकी मेनली बुक्स पढ़ें और कोट्स पढ़ें, है ना, कि ऑल हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, कॉलिंगवुड ने कहा है ना। तो सारी चीज़ें, हिस्ट्री इज़ द कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट, E.H. कार ने कहा, ये सारी चीज़ें आपको। तो ये 50 टॉपिक है, ये नहीं कहा कि इसमें से सभी 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ बोलने से कुछ होता नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि 50 टॉपिक से, जो मैंने 50 टॉपिक बताए हैं, यहाँ से आपको 50 टॉपिक हैं, यहाँ से आपको 70 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको 70 चाहिए ना, ये 50 टॉपिक आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बहुत आराम से आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने जो वीडियो कोर्स बनाया है उनमें इन टॉपिकों को तो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, इसके प्लस भी बहुत से टॉपिक हैं जिनको भी मैंने कवर किया है। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे जो एकेडमिक जोन का पूरा कोर्स है उसे आप ले सकते हैं। तो थैंक यू।